यहाँ बुलाया। मैं जानता हूं कि जो लोग इस कॉन्क्लेव में बोलते हैं वो कभी कभी देश के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने जो विषय मुझे बोलने के लिए कहा कि सपनों की उड़ान, ये बहुत एप्रोप्रिएट है, क्योंकि आज के 42 साल पहले जब मैंने एसआरसीसी में पहला कदम रखा था, उससे पहले मेरे कोई सपने नहीं थे, सपने देखने की हिम्मत भी नहीं थी। इस कॉलेज ने, एसआरसीसी ने, इसके टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने यहां मुझे सपने देखना सिखाया। और आज वो सपने मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एसआरसीसी ने मुझे सिखाया कि सपने दो तरह के होते हैं। एक सपने वो जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, आराम की नींद लेते हुए देखते हैं। एक सपने वो जो हम दिन में देखते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमें रात को नींद नहीं आती। एसआरसीसी ने मुझे वो सपने बचपन में जब बहुत छोटा था, जिसका जिक्र आपने सुना, मोदी जी ने किया, वाकई में बहुत छोटे छोटे सपने थे, क्योंकि जिस घर में मैंने आंखें खोली, एक 10 बाई 10 का कमरा था, उसमें 7 भाई, एक बीमार मां, एक बीमार पिताजी और एक बहन, 10 लोग। इतनी जगह नहीं थी कि हम उसमें एक साथ सो पाते। तो जैसे कपड़े की दुकान में थान के लिए तख्त लगाए जाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक तख्ते लगा दिए जाते थे, उस पर सोते थे। घर में बिजली नहीं थी, तो पढ़ने के लिए पास में एक रेलवे स्टेशन था, उस पर पढ़ने के लिए जाता था मैं रात में। पानी नहीं था, गली के नुक्कड़ पर एक नल था, उस पर जाके नहा के आते थे, और 2 बाल्टी पानी, एक बहन के लिए एक मां के लिए ले आते थे। इन अभावों में, इन तकलीफों में सपने देखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। नींद आ जाए, और कभी कभी भूख से नींद नहीं आती थी। चूंकि गरीबी थी, घर में किसी के पास काम नहीं था, कई कई दिन खाने को नहीं मिलता था। मुझे याद है कि उस जमाने में अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर का दूध आया करता था, तो लाइन में लग के वो पाउडर का दूध ले आते थे और उसको गर्म पानी में घोल के कई कई दिन उससे काम चलता था। इसलिए उस जमाने में सपने नहीं थे। बस ये विचार था कि किसी तरह से थोड़ा सा पढ़ लें, कहीं नौकरी कर लें। किसने सुझाव दिया था कि बैंक में नौकरी कर लो, बैंक में जो क्लर्क होते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है, शायद इतना कमा पाएंगे कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, बीमार मां की दवाई खरीद लें। लेकिन ऐसे अभावों में, ऐसे तकलीफ में हमारे जो बाबूजी थे, वो बहुत हिम्मत देते थे। वो शायद उस तकलीफ में भी सपने देख पाते थे। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि बहुत तकलीफ है, बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष है। तो उन्होंने कहा, वो शब्द मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा, देखो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। ये जो शब्द थे, इन्होंने हिम्मत दी, लड़ना सिखाया, लेकिन कभी टीवी पर आएंगे ये तो नहीं सोचा था। एक घटना मुझे जरूर याद है। मैं 8 साल का था। उस जमाने में सिर्फ एक टीवी चैनल था, दूरदर्शन, और बहुत कम लोगों के घर में टीवी हुआ करते थे। हमारे घर में तो सवाल ही नहीं पैदा था। पड़ोस के एक घर में टीवी था जिसमें हम देखने जाते थे। तो उस जमाने में एक सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम था दूरदर्शन पे, वो हिंदी फीचर फिल्म दिखाई जाती थी। आधी फिल्म सैटरडे को दिखाते थे और बाकी बची हुई फिल्म संडे को दिखाते थे। तो पड़ोस के जिस घर में हम टीवी देखने जाते थे, जब उन्होंने शनिवार को आधी फिल्म देखी, संडे को जब मैं गया तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं जब वापस लौटा तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि आधी फिल्म देखी थी और बाकी देखने गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त मैं 8 साल का था। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर पे किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। ये पहला सपना था जो शायद कहीं मेरे जहन में रह गया। जब एसआरसीसी में आए तो जिन दोस्तों से मुलाकात हुई कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन इस कॉलेज की मिट्टी में कुछ ऐसा है, इस कॉलेज की दीवारों में ऐसी कुछ खुशबू है, इस कॉलेज के क्लासरूम में ऐसी ट्रेनिंग है। आज देश का फाइनेंस मिनिस्टर एसआरसीसी का है और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी एसआरसीसी का है। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि जिन अर्जुन सीकरी को हमारे सीनियर थे, जिनके नोट्स लेके हम पढ़ते पास होते थे, या रोहिंटन नरिमन जो मेरी क्लास में मेरे साथ बैठते थे, ये 2 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सबसे रेस्पेक्टेड जज होंगे देश के। अलग अलग फील्ड्स में राकेश ओम प्रकाश मेहरा फिल्म के बड़े डायरेक्टर, सफल डायरेक्टर हैं, गुलशन ग्रोवर इतने बड़े एक्टर हैं, ये लोग एसआरसीसी प्रोडक्ट है। ये इस कॉलेज में कुछ ऐसा है हर फील्ड में। जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर भी थे, तो एक बार मुंबई में मेरी मुलाकात हुई। उनको जो मिलने लोग आए हुए थे उसमें एक आर्मी के मेजर जनरल थे, उन्होंने कहा मैं एसआरसीसी से पढ़ा हूं। एक एयरफोर्स के अफसर मिले, उन्होंने कहा मैं एसआरसीसी से पढ़ा हूं। तो मैं तो सोचता था एसआरसीसी के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकों में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि इस देश में क्या दुनिया में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां जाने का सपना एसआरसीसी ने अपने स्टूडेंट्स को ना दिया। मित्रों, 22 साल पहले जब मैंने आपकी अदालत की शुरुआत की, और मैं जो भी करता था कहीं ना कहीं एसआरसीसी उसमें जरूर फीचर होता था। उस जमाने में आपकी अदालत जब शुरू होती थी, जो पहला शॉट था उसमें एक अदालत का कॉरिडोर दिखाया जाता था कि इसमें से मुजरिम चल के आ रहा है। वो यही कॉरिडोर है जो ऑडिटोरियम के बाहर जो एसआरसीसी का कॉरिडोर है, उससे शुरुआत करते थे। क्योंकि मेरे सपने यहां से शुरू हुए थे। कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, संघर्ष के बीच में से रास्ता निकालना है। ये मैंने एसआरसीसी में सीखा। मैं चाहता हूं कि आपके मन में
जो सवाल हो, आपके मन में जो शंकाएं हो, आप मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो वो पूछें। मेरा कॉलेज है, मैं इसको अपना घर मानता हूं, अपना परिवार मानता हूं, तो आपके साथ में मेरा रिश्ता एक स्पीच दे के चले जाने का नहीं होना चाहिए। आपके साथ मेरा रिश्ता आपसे बातचीत करने का होना चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस मैंने जीवन में देखे, बहुत सारे मोड़ जिंदगी में आए। आपकी अदालत एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। मैं 10 साल प्रिंट मीडिया में रहा, उसके बाद जब आपकी अदालत शुरू हुआ तो इसने जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। उसके बाद फिर इंडिया टीवी शुरू किया, उसने जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। हर जगह पर अवसर मिलते रहे, अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, और चूंकि इस कॉलेज की ट्रेनिंग थी, एसआरसीसी की ट्रेनिंग थी, उन अपॉर्चुनिटीज को, उन अवसर को कैसे सफलता में हम हासिल करेंगे। लेकिन जब बड़े बन जाए, जब ताकतवर बन जाए, जब सफल बन जाए, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अहंकार नहीं आना चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए, पांव जमीन पर रहनी चाहिए। जितना विनम्र रहेंगे, जितने पांव जमीन पर रहेंगे, उतनी आपकी सफलता दुगनी मल्टीप्लाई होती जाएगी, 2 से 4, 4 से 8 होती जाएगी। ये एक बड़ी चीज है जिसको हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि आज जैसे मैं जब कॉलेज में था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो लोग हैं वो दुनिया में क्या बनेंगे। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, हम कभी सोच नहीं सकते थे। रोहिंटन नारिमन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे, ये सोच नहीं सकते थे। लेकिन इसी तरह आपके साथी जो हैं, आपके साथ जो लोग हैं, ये जरूर कहीं ना कहीं बड़ी जगह पर होंगे। सब लोग मिलकर के बड़ी ताकत बनेंगे। और ये जिम्मेदारी का एहसास मुझे है कि जैसे जैसे सफलता मिलती है, जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलता है, उस एहसास को ये समझना चाहिए कि अब हमें समाज को वापस इसको रिटर्न करना है। ये वापस किसी न किसी रूप में समाज को देना है। और अगर विनम्रता नहीं होगी, अगर अहंकार नहीं होगा, तो शायद ये काम नहीं कर पाएंगे। आप में से आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, मेरा जिंदगी में लाइफ एक खुली किताब है। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। Sir, in your show you ask such controversial topics to such prominent identities. हाँ जी। So thank you for such informative speech. In your show Aapki Adalat, you ask such controversial questions to such prominent personalities. Do you not fear that knowingly or unknowingly you may offend them in any manner? There are two things in this. One, the format of Aapki Adalat, which I have kept for last 22 years, I always believe the sharpness should be in the content, not in the way you ask. I have always treated my guests with a lot of respect. Never tried to insult anyone, never tried to score a point with them. But yes, still there are people who get offended. There are people who get offended not because of disrespect, because of the content, because the kind of explanation they have to give in front of people. So there are people who have got offended, there are people who have threatened, there are people who have told me that next time you come for the show you would be sitting on a wheelchair. So there are people like this. But one has to learn. मैं ये मानता हूं कि डरता वो है और उसी को लोग डराते हैं जो डर जाता है। जो डरता नहीं, जिसके साथ आपके जैसे लोग की सपोर्ट होती है, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। Hello sir. So my question to you is, where are you? Okay. Yeah. Sir, आपके पूरे करियर के मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट और जिसे कहते हैं मतलब the worst moment and the best moment of your career. You see, there are ups and downs, there are good times, there are bad times, but one or two things which I want to share with you. Good moment, I would say, recently आपकी अदालत का लिए एक बड़ा मोमेंट आया
जब इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी को आपकी अदालत के बुलाया। आमतौर पर तो वो किसी शो में जाते नहीं थे, लोगों के सवालों के जवाब देने की उनकी आदत नहीं थी, तो ये बड़ा चैलेंज था। और जिस दिन वो रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, उन्होंने कोई 8:30 बजे का टाइम दिया था, वो पहुंचे रात को 10 बजे। ऑडियंस आई हुई थी, मैंने बहुत तैयारी की थी कि इनको अच्छी तरह से सवाल पूछना है, वो प्राइम मिनिस्टर के पद के कैंडिडेट हैं, पब्लिक के मन में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जब वो पहुंचे तो उनका गला बिल्कुल बंद था और बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। आप जो हंस फुसफुसा के जो बोलते हैं वैसे भी नहीं बोल पा रहे थे। और उन्होंने कहा कि मैंने दिल में 6 पब्लिक मीटिंग एड्रेस की है, वहां धूल होती है, कुछ होता है, गले की हालत हर रोज ऐसे हो जाती है, तो शो तो शायद नहीं हो सकता। तो आधा घंटा इंतजार किया, 1 घंटा इंतजार किया, रात के 11 साढ़े 11 बज गए। तो फिर तय किया कि ठीक है। तो फिर मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि ऐसा है, नीचे जो ऑडियंस बैठी है उनके पास एक बार चलते हैं, सिर्फ उनको ये दिखा दे, नहीं तो ये लोग सोचेंगे कि मैंने इनको बुलाया, रात को 11:30 बजे तक बिठाया और मोदी जी आए नहीं, तो कम से कम मेरी इज्जत रह जाएगी। वो सोचेंगे आए थे, बोल नहीं सके, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो जब हम वहां ऑडियंस के पास पहुंचे तो अचानक, और मैंने जो ऑडियंस कोऑर्डिनेटर थे हमारे, उनको मैंने कहा था कि मुझे इसमें बीजेपी के, मोदी के सपोर्टर नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं कि प्रोग्राम नहीं हो पाता है। जो किसी के भी अगर एडमायरर्स वहां पर मौजूद होते हैं, तो आम जनता होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि हमारे बीच में नरेंद्र मोदी, तो अचानक जोर से लोग मोदी मोदी मोदी, जो अभी आपने इसके क्लिप के शुरू में देखा था, चिल्लाने लगे। उनका, मोदी जी के चेहरे पर मैंने पहली बार मुस्कान देखी, इतने करीब से लोग। एक लड़की ने कोने में से कहा, मोदी आई लव यू। उनका चेहरा एकदम और खिल गया। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। वो उसके पास गए। उसके बाद मैंने देखा आवाज थोड़ी सी निकली। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए साहब, ये लोग के मोबाइल पर मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो जोर से हंसे। पहली बार लोगों ने उनको इतने जोर से हंसते हुए देखा। फिर मैंने कहा कि सोनिया बोली अब तो बोलो सरदार, मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो और हंसे। तो ऐसे 5-6 जोक्स क्रैक किए। और मेरे लिए डिलाइटफुल मोमेंट ये था कि वो जब वो थोड़ा हंसे और थोड़ा उन्होंने लोगों की बातें सुनी, तो उनका गला खुल गया। और वो 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप हमने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। और हमारी जो 22 साल की इतिहास है, उसमें वो इट बिकेम ए सुपर हिट शो, सबसे ज्यादा। तो दिस वाज वन मोमेंट व्हिच आई थॉट वाज रियली। और जब मैंने उनसे बाद में पूछा कि कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऊपर वाला है, कोई शक्ति है जो कराती है, ये आपके और मेरे बस में तो नहीं था ये करना। हेलो सर, आई एम फ्रॉम मॉडर्न स्कूल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने शो आपकी अदालत में अच्छे से अच्छे शख्स, बड़े से बड़े शख्स की बोलती बंद करा देते हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपके दिल को छुआ हो, या जिसने आपकी बोलती बंद कर दी हो? अब देखिए, आपने बोलती बंद कर दी मेरी, मैं क्या करूं? नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, अच्छे जवाब देते हैं ना, उनसे बोलती बंद नहीं होती, उनमें और भी ज्यादा चार्ज होके जवाब दे देते हैं। शाहरुख खान है, इसे इनकी विट का जवाब ही नहीं है, वो पूरे बराबर टक्कर से जवाब देते हैं। लेकिन जो लोग जवाब नहीं देते, अब एक बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उस जमाने में एक उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। वो आए, आपकी अदालत में बैठे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि राजभवन को आपने तंत्र मंत्र का अड्डा बता दिया है। कुछ नहीं बोले। मैंने कहा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्या राजभवन को तंत्र मंत्र का अड्डा बना दिया है? जी नहीं। तो मैंने पूछा कि लेकिन वहां राजनीति होती है? जी नहीं। तो ये बड़े मुश्किल मोमेंट होते हैं कि कैसे जवाब निकलवाएं ऐसे आदमी से जो जी नहीं, जी हाँ, इसके आगे बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर थोड़ा बहुत मैंने किया और उन्होंने जवाब दिए। तो ये जो मोमेंट होते हैं, ये मुश्किल मोमेंट्स होते हैं।
These are very challenging moments. Hi sir, this is Vandana from SRCC. I would like to ask that Anupam Kher, Baba Ramdev and you have been awarded. So basically people close to Mr. Narendra Modi have been awarded. So what's your take on this? No, I didn't get your question. Can you just repeat what you said? Sir, I'm saying that Anupam Kher, Baba Ramdev and you, Mr. Rajat Sharma, have been awarded. So, have been? Awarded with some other award like Padma Bhushan. Yes. Okay. So, I'm saying that people that are really close to Mr. Narendra Modi, our Prime Minister, have been awarded. So, what's your take on this? इसमें कोई टेक नहीं है। बाबा रामदेव के बहुत सारे बाल हैं, अनुपम खेर के बिल्कुल नहीं है, और मैं कहीं बीच में हूं। हेलो सर, इट्स मी राकेश रंजन। हाँ, कहाँ पर आप? ओके, ठीक है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। अभी मैंने आपकी कार देखी सर आउटसाइड, फॉलोड बाय जैलो। वो आपकी कार थी, मैंने आपके स्टाफ से पूछा हुई थी, तो आपके बारे में बताया कि ये रजत सर की कार है। तो लगा कि सपना सच में सच हो ही जाता है कभी ना कभी। इस दैट सर मैंने आपके ऑफिस भी फोन करा था 1 years बैक कि मेरी डिजायर थी टू मीट करने की आपसे। मैं अच्छा खासा रिसर्च करता हूँ, द पीपल हु मतलब वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। वो आज तक मुझे कोई रिस्पॉन्ड आया नहीं। माय क्वेश्चन इज सर कि आपने इंडिया टीवी स्टार्ट करने की सोची, शुरू में अच्छा खासा इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इसकी फंडिंग कहाँ से हुई सर, और आज आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? देखिए, पहले तो आपको बताऊं कि ये इंडिया टीवी करने का आइडिया कहां से है। ये कोई बिजनेस आइडिया नहीं था। ये नहीं सोचा था कि हम इंडिया टीवी, माई डॉटर्स वर स्टडिंग इन मसूरी, तो उनको मिलके मैं ट्रेन से वापस आ रहा था, तो मेरे सीट के पीछे 2 बड़े बुजुर्ग बैठे थे, 80-85 साल के होंगे। तो उन्होंने कहा कि, और उन दिनों जो ये मेरा आज की बात जो प्रोग्राम है ये स्टार पर आता था, स्टार प्लस पे, और रात को 11:30 बजे आता, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल था, दे कुड एडजस्ट द प्रोग्राम ओनली दैट लेट। तो बुजुर्ग ने मुझे पूछा कि बेटा बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हो। तो मैंने कहा जी बहुत थैंक यू वेरी मच। तो दूसरे ने कहा कि भाई ये दीवाना है तुम्हारा, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और हम जेल में रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए आप प्रोग्राम देखते हैं, इससे चलिए मेरी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो जो थोड़े कम उम्र वाले उसने कहा कि ये रोज, भाई बूढ़े हैं नींद आ जाती है, ये रोज रात को 11:15 बजे का अलार्म लगा के सोता है, 11:15 उठता है, 11:30 से 12:30 तुम्हारा प्रोग्राम देखता है, और उसके बाद 1 घंटे मेरा सिर खाता है। तो मैंने कहा थैंक यू। तो फिर उन्होंने पूछा कि बेटा कुछ करो जीवन में, क्या करोगे? तो मैंने कहा देखिए अब ये प्रोग्राम करते हैं, इसमें बहुत मुश्किल होती है, 1-2 प्रोग्राम और करते हैं, तो और हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने देखा उनकी आंख में छलका। तो मैंने पूछा क्या हुआ, मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको इंसल्टिंग है, आपको तकलीफ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो द यंगर वन ही सेड कि बेटा ये रोज रात को मुझे कहता है देखना ये इंसान एक दिन कुछ करेगा, और तुम कहते हो तुम कुछ नहीं करोगे। मैं वापस आया, मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे लगा जिस आदमी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो ट्रेन में मुझे पहली बार मिला है, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, उस आदमी की अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। मैं फिर देश भर में घूमा, लोगों से पूछा, और लगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम एक न्यूज चैनल करें, एक ऐसा न्यूज चैनल करें जो लोगों की आवाज बन जाए, जिसमें हम लोगों को एजुकेट करने का, एम्पावर करने का काम करें। एंड दिस इज हाउ इंडिया टीवी स्टार्टेड। इट वाज नॉट अ बिजनेस वेंचर एट ऑल। और अपने घर में हूं, एसआरसीसी में हूं, मैं आपसे सब बात खुल के बता सकता हूं। आप कह रहे हैं कि फंडिंग 1 पैसा नहीं था। बैंक के पास जाते थे तो बैंक के लोग कहते थे कि ठीक है आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए क्या है, किस चीज पर आपको लोन दें। तो मैं कहता था मेरे काम पर।
तो उन्होंने कहा कि साहब ये आप तो एमकॉम किया, आपने बीकॉम किया एसआरसीसी से, एमकॉम किया एसआरसीसी से, आपको पता होना चाहिए ना, कोई शक्ल देख के थोड़ी लोन देता है। उसके लिए तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नहीं था। लेकिन एक बैंक के चेयरमैन एक दिन मुझे मिले, उनको मैंने कहा कि मैंने बहुत लोगों से कोशिश की है, लेकिन ये मेरा सपना है एक ऐसा चैनल करने का और किसी तरह से मदद नहीं मिल रही। उन्होंने कहा मेरे ऑफिस आओ, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई कागज नहीं देखना, मुझे कोई पेपर्स नहीं देखने, ठीक है, मैं तुम्हारा चेहरा देख के, तुम्हारा विश्वास देखकर और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो पब्लिक में उसको देख करके तुम्हें मैं 80 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर रहा हूं। अब वो लोन मिला। 2-3 साल तो पहले 2 साल तो ये हाल था कि चैनल बंद होने के कगार पे था, इंस्टॉलमेंट देने के पैसे नहीं थे। फिर हमने स्ट्रेटेजी बदली हुई, एक लंबी कहानी है। इंडिया टीवी बिकेम ए सक्सेस स्टोरी, और 5 साल में हमने वो पूरा लोन वापस कर दिया। आज भी इंडिया टीवी इज वन ऑफ द फ्यू चैनल्स विच इज प्रॉफिटेबल, वी मेक मनी, वैल्यूएशन भी है। कोई कहता है कि 800 करोड़, कोई कहता है 1000 करोड़ ये, लेकिन सपना ये 1000 करोड़ 800 करोड़ का नहीं था। सपना ये BMW और मर्सिडीज का भी नहीं था। सपना सिर्फ ये था कि लोगों का प्यार कैसे जीते, लोगों का दिल कैसे, और वो सपना पूरा हुआ। अब जब यहां गाड़ी में आता हूं ना, तो वो ड्राइवर को रास्ता पता होता है, मुझे रास्ता नहीं मिलता। मुझे सब्जी मंडी से एसआरसीसी पैदल आने का रास्ता तो मालूम है, रोज आते थे। बस में बैठ के आने का भी मालूम है, गाड़ी में बैठ के आने का रास्ता मुझे आज भी नहीं मालूम। सफल वही बनेगा, देश के लिए वही कुछ कर पाएगा जिस पे अपने सीने पर गोली खाने की जज्बा जिसके अंदर हो। तो लोगों की बातों पर मत जाइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं और आपको देश के लिए कुछ करना है, समाज को रास्ता दिखाने का काम करना है, तो फिर खतरों की परवाह मत करिए, खतरे तो आएंगे। Hello sir, good afternoon. Sir, I have read somewhere that success is not built on success. So, and most of us